ये बच्चों, हम अब आपको एक्सरसाइज पर लेकर चलते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने डिफरेंसेस के बारे में, रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। इसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 में ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 इसमें देखिएगा एक कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ वास्तविक संख्याओं का चैप्टर है। एक्सरसाइज दूसरा है, एक्सरसाइज 1.2। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को या ऐसे भी लिख सकते हैं, निम्नलिखित लिख सकते हैं, या निम्नांकित मतलब नीचे अंकित, समझ रहे हैं। निम्नांकित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निम्नांकित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए, अब कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया 140 है, दूसरा 156 है। जैसे मान लीजिए दिया है, ये दिया है 140, दूसरा दिया है 156, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, इसमें तीसरा दिया है 3825। इसमें से देखिएगा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए 140 का अभाज्य गुणनखंड हमको करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड हमको करना है, तो हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या करते हैं, इसको विभाजित करते हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो हम देखते हैं कि ये 2 से विभाज्य होगा कि नहीं। अगर ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो इससे बड़ी वाली अभाज्य संख्या यानी 3 से विभाजित करते हैं। अगर 3 से नहीं विभाजित हो रहा है तो उससे बड़ी संख्या 5 से विभाजित करते हैं। अगर 5 से नहीं विभाजित हो रहा है तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या 7 से विभाजित करते हैं। यानी इसी क्रम में, बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं। अब देखिएगा 140 जो है ये सम संख्या है, अतः ये 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा तो 70 आएगा। 70 भी 2 से विभाज्य होगा, ये आएगा 35। अब देखिएगा ये 35 जो है ये 2 से विभाज्य नहीं है। हम देखते हैं 3 की विभाज्यता के नियम को। अब 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अगर 5 3 को हम जोड़ ले, 5 3 8 होगा। 8 3 से विभाज्य नहीं है, अतः ये 35 3 से विभाज्य नहीं होगा। जब ये 3 से विभाज्य नहीं होगा तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या को लेते हैं, और 3 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 5। अब चूंकि इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, अतः 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। यहां देखिएगा 5 से 35। अब ये 7 जो है ये या तो 7 से विभाज्य होगा या तो 1 से। तो इसको अगर हम विभाजित करें तो 7 से विभाज्य होगा। इस प्रकार से अगर हम बात करें 140 की, तो 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जो होगा वो होगा 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी प्रकार से अगर हम 156 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें, देख लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए 156 की हम बात करते हैं तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, अब अभाज्य गुणनखंड करने का सेम प्रोसेस है। पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या 2, उसके बाद उससे बड़ी संख्या 3, उसके बाद उससे बड़ी संख्या 5, उसके बाद उससे बड़ी संख्या 7। इसी प्रकार से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 156 में इकाई के स्थान पर 6 है, यानी ये सम संख्या है और ये 2 से विभाज्य होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से विभाज्य करते हैं, 2 7 14, 2 8 16। फिर देखिएगा इकाई के स्थान पर 8 है, जब इकाई के स्थान पर 8 है तो ये सम संख्या है, फिर ये 2 से विभाज्य होगी, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 39 है। 39 देखिएगा ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब 2 से बड़ी संख्या क्या है,
3 है। तो हम देखते हैं 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर संख्याओं का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या क्या होती है, 3 से विभाज्य होती है। यहां पर देखिएगा 9 3 कितना होगा 12, और 12 जो आता है वो 3 के टेबल में आता है, 3 से विभाज्य है, अतः ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाजित करते हैं, 3 1 जा 3 जा 9, ये 13 है, 13 किसी से विभाज्य नहीं होगा, सिर्फ 13 से विभाज्य होगा। तो अब देखिएगा अगर हम बात करें 156, तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा, या इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इस प्रकार से हम किसी भी दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडन कर सकते हैं। आगे देखिएगा आपको मिलेगा, कह रहा है कि पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम ज्ञात कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है 26 और 91, इसको मिटा दे रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन था, ये आप एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये 3825 है। इसमें देखिएगा ये 2 से विभाज्य तो है नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। अब 3 से विभाज्यता का नियम है, सभी अंकों को जोड़ लेते हैं तो देखिएगा 5 2 7 3 10 8 18 है। 18 3 से विभाज्य तो ये 3 से कटेगा। उसके बाद देखिएगा इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से भी विभाज्य होगा। इस प्रकार से इसी क्रम में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अभाज्य गुणनखंड को प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखिएगा हम क्या देखते हैं, कह रहा है कि आपको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है और अपने सत्यता की जांच करनी है। तो निश्चित मान लीजिए यदि आप देखते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, तो कुछ एग्जाम्पल इसका भी हम ले लेते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिएगा एक्सरसाइज 1.2 में ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसको हम बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम किन्हीं दी गई 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ज्ञात कर हम अपने उत्तर की जांच करते हैं, या आप कह सकते हैं तो देखिएगा अब इसमें पहला क्वेश्चन है दिया है 26 91। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये कह रहा है कि इसका आपको क्या करना है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो देखिएगा 2 तरीका होता है लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करने का। एक तो है कि इनका अलग अलग हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करके उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त करते हैं। या दूसरा तरीका है, हम बता दे रहे हैं 2 तरीका, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 26 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 1 जा 2 3 जा 6, ये 13 13 1 जा 13, ठीक। ये 91 है, ये देखिएगा ये किससे कटेगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 ये देखिएगा 3 के बाद 5 होता है, 5 से कटेगा नहीं, 7 से देखिएगा 7 से कटेगा 13 आएगा और इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। अब देखिएगा ये 26 का हो गया 2 × 13 और 91 का हो गया 7 × 13। अब इसमें देखिएगा उभयनिष्ठ दोनों में जो है ये क्या होगा, एचसीएफ, यानी एचसीएफ जो होगा वो होगा 13 और एलसीएम जो होगा वो होगा 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे 13। ये तो एक तरीका हो गया निकालने का, इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त किया। और दूसरा तरीका है कि इन दोनों संख्याओं का एक साथ हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 26 और 91 को कामा लगाकर इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें देखिएगा हम उसी संख्या से विभाजित करते हैं, महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, हम उसी संख्या से विभाजित करते हैं जिस संख्या से दोनों संख्याएं गुणनखंडित हो जाए या भाज्य हो। जैसे मान लीजिए 13 है, 13 दूनी 26 और 13 7 91। अब देखिएगा 2 और 7 किसी एक संख्या से विभाजित तो होंगे नहीं, तो यहां पर देखिएगा 26 और 91 का जो ये सीएफ होगा वो कितना होगा, 13, और इनका एलसीएम जो होगा वो 7 गुणे 2 गुणे 13 होगा। तो देखिएगा हम प्राप्त कर लेते हैं, एचसीएफ तो 13 हो गया और एलसीएम कितना होगा, 14 3 42 के 2, 14 कने 14 4 18, 182। अब चूंकि हमको उत्तर की जांच करनी है, हमको पुष्टि करनी है कि ये सही है कि गलत है, तो इसके बारे में देखिएगा जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त यदि हमको ज्ञात हो तो हम किस तरीके से रिलेशन प्राप्त करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। तो देखिएगा उत्तर की जांच करने के लिए या पुष्टि करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम, यही होता है। अब देखिएगा पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182।
ध्यान दीजिएगा, गुणा करवा लेते हैं। हम देखते हैं अगर हम 91 में 26 से गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 541, 6 का गुणा 91 करते हैं और 2 का गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 182। इस तरीके से 1 4 2 6 8 5 13 3 2, ये आ जाएगा 23 61, ये आ गया 23 61। अब यहां पर देखिएगा हम 13 का गुणा करवा लेते हैं। 13 यहां पर 6 होगा क्योंकि 6 करने 6 और 6 9 54, ठीक, तो ये 6 हो गया 4 2 6, यानी 23 66 हुआ। कितना हुआ? 23 66। अब हम 13 का गुणा करवाते हैं 182 में, तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 वट्ठे 104, 13 वट्ठे 104, 104 2 106 के 6 हासिल 10 और 13 करने 13 10 23। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमको दोनों पक्ष क्या होता है? बराबर प्राप्त होता है। और जब दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो तो निश्चित मान लीजिए कि दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग और महत्तम समापवर्ग जो हमने प्राप्त किया है, जो हमने ज्ञात किया है, वह 100% सही है। ठीक है, और हमारे उत्तर की